सो ब्लॉक नंबर 5 पर हम पहुंच चुके हैं। MCQ 04 का हमारा जो सिलेबस चल रहा है, सभी यूनिट्स आप लोगों ने देख ली होगी। चैनल पर जब आप विजिट करेंगे ना, तो आप लोगों को स्पेसिफिक क्या नजर आएगी, प्लेलिस्ट बनाई हुई है हर सब्जेक्ट की, हर टॉपिक के रिगार्डिंग, चाहे वो असाइनमेंट्स है, चाहे वो डिफरेंट सब्जेक्ट है, चाहे वो आपका MCQ 22 है, 15 है, 23 है, 24 है, या फिर मैं कहूँ कि 4 है, 21 है, सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। सो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट पे जाना है, देन क्लिक करना है। सो आप लोगों को ये सभी चीज़ें मिल जाएगी। सो ये आज जो हम करने जा रहे हैं ब्लॉक नंबर 5 है, उसकी जो पहली यूनिट है, दैट मीन्स यूनिट नंबर 18 बात करती है बैलेंस ऑफ पेमेंट की एंड द एग्जाम पॉलिसी। क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, पहले इसको समझेंगे, फिर हम समझेंगे एग्जाम पॉलिसी। क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मैक्स टू मैक्स आपके एग्जाम जो फेमा और फेरा के बीच में जो डिफरेंस होता है वहां से आ रहे हैं, और बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, सो और जो पार्ट्स में क्वेश्चन आते हैं ना कि 4 नंबर में 5 नंबर में क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो यहां से आ रहे हैं। ये 2 4 5 पॉइंट है, समझ में आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट एरियाज पता चल गए, तो इनको हम डिटेल में समझेंगे एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं। सो 1 बाय 1 समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि पूरे के पूरे चैप्टर को रिलेट करेगा। ओके, एग्जाम पॉलिसी होती ही क्या है, पहले एग्जाम का मतलब समझिए कि एग्जाम का मतलब क्या है, फिर हम उसको रिलेट करेंगे आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ। तो जो एग्जाम लिखा हुआ ना बच्चे, एग्जाम का मतलब ही होता है कि आपको बताया जा रहा है कि आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रिगार्डिंग कुछ करने जा रहे हैं। सरकार क्या करती है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रिगार्डिंग उसने क्या बनाई है, पॉलिसी बनाई है। क्यों बनाई है भाई, सिंपल सी बात है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम कर रहे हैं। 1991 का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, LPG का, जो तुम्हें याद हो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप प्रीवियस लेक्चर्स जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को बेस देने वाली है इस चैप्टर को कवर करने के लिए। गॉट इट। सो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रिगार्डिंग ना सरकार ने कुछ पॉलिसी बनाई है, रूल रेगुलेशंस बनाए हैं, टर्म कंडीशंस बनाई हैं, क्यों कि हर चीज बेहतर तरीके से हम कर सके। सबसे पहली बात तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूं। मान लीजिए यहां पर है सेलर एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या होगा, ऑब्वियस है बायर होने वाला है ये, ठीक है। अब जो सेलर है वो क्या चीज प्रोवाइड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप भी कभी दुकान पे जाते हो, कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप बुक खरीदने गए, पेंसिल खरीदने गए, पेन खरीदने गए, तो वो दुकानदार क्या करने जाएगा बच्चे, आप लोगों को सामान देगा ही नहीं देगा, बिल्कुल देगा, और उसके बदले में आप उसको क्या देते हो, पैसे देते हो नहीं देते हो, कहते बिल्कुल देते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या हो रही है, पेमेंट हो रही है। पेमेंट कौन कर रहा है मैम, जिसने खरीदा है उसकी पेमेंट, उसके लिए खर्चा है, और जिसने बेचा है उसके लिए इनकम है, कहते बिल्कुल सही है। क्या गुड्स के अलावा सर्विसेज भी आपने कभी ली है किसी से, डेफिनेटली ली होगी। यहां पर देखो, अब आप इंटरनेट का यूज कर रही हैं, सर्विसेज है, आप डॉक्टर्स की सर्विसेज लेते हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस लेते हैं, तो उनके बदले में आप किराया देते हो नहीं देते हो, रेंट देते हो और हाउस में रहने के लिए, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज जब भी डिलीवर होती है ना, उसके बदले में हमें पेमेंट करनी पड़ती है। इतना सिंपल सा लॉजिक आया समझ में। अच्छा, अरे क्यों हमें बच्चों की तरह समझा रहे हो, रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर जब भी हम बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद यही सेम प्रोसेस होती है ना। इंडिया, मान लीजिए इंडिया क्या है हमारे पास, इंडिया क्या है, सेलर है, मतलब कि सामान किसी दूसरी कंट्री को बेच रहा है। दूसरी कंट्री कौन है, फॉर एग्जाम्पल यूके मान लेते हैं। यूके वाले क्या कर रहे हैं, हमसे खरीद रहे हैं, तो हमने सामान दूसरी कंट्री में भेजा है, फिर उन्होंने हमें पेमेंट दी है। क्या वो पेमेंट हमारी करेंसी में है, बिल्कुल भी नहीं है। यूके की जो भी करेंसी है आपकी डॉलर है उसमें आएगा, कहते हैं हाँ जी। इसी तरीके से इंडिया के संबंध काफी सारे देशों से होंगे, बिल्कुल होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यूएसए से मान लीजिए, कनाडा से मान लीजिए, ईरान से, यूक्रेन से, जब भी जिस देश से लड़ाई चल रही है ना, मतलब सबसे मोस्ट ऑफ सभी कंट्री से हम ट्रेड करते हैं, राइट, समझ पा रहे हैं। तो इतनी सारी कंट्रीज के साथ जब हम ट्रेड कर रहे हैं, किसी को सामान दे रहे हैं तो किसी से सामान ले रहे हैं, है ना। अब उन सबका हिसाब किताब रखना सरकार की जिम्मेदारी होगी नहीं होगी, क्योंकि बच्चे अब ये बात देखो कि जब भी क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल करने का मतलब क्या हो रहा है, हमने क्या किया है, एक्सपोर्ट किया,
ध्यान से समझना, जब भी हम सेल करते हैं उसे जब बॉर्डर क्रॉस की जाती है तो उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं, और जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें पैसा मिलता है। तो इनफ्लो हो रहा है कैश का बच्चे, कैश का क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। और कैश का इनफ्लो होना दैट मीन्स हमारा जो ऑफिशियल रिजर्व है, हमारी जो पॉकेट मनी है वो बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, किसकी, आरबीआई की, आपकी नहीं, आरबीआई की बढ़ रही है ना। अच्छा, जब भी हम क्या करते हैं, बाय करते हैं कोई भी सामान, इंपोर्ट करते हैं, उसे बोलता है इंपोर्ट करना, राइट। जब भी हम इंपोर्ट करते हैं तो क्या हो रहा है, अब हमने सामान खरीदा है तो डेफिनेटली हमने किसी को पेमेंट की होगी, तो पेमेंट की है तो कैश हमारी पॉकेट से क्या होगा, चला जाएगा, तो उसे हम कहेंगे भाई आउटफ्लो हो रहा है। तो इन सभी चीजों का हिसाब किताब रखने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया गया और उस डॉक्यूमेंट को ही नाम दिया गया है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बट यहाँ पे तो लिखा है भाई बैलेंस है, बैलेंस का मतलब होता है कि भाई जितना एक्सपोर्ट किया है भाई उतना ही हमने क्या करना है, इंपोर्ट करना है। क्योंकि इन केस समझना, इसके पहला केस क्या हो सकता है कि भाई जो आपकी एक्सपोर्ट है ना वो बिल्कुल बराबर है किसके, इंपोर्ट के, तो बिल्कुल बढ़िया बात है, बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, कोई भी कमी नजर नहीं आ रही। अच्छा, जब एक्सपोर्ट हमारे पास ज्यादा हो जाए इंपोर्ट से तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है, थोड़ा ध्यान से लॉजिकली आंसर देना मुझे। जब हमने क्या किया है, ज्यादा से ज्यादा सेल किया, सामने वाली कंट्री को सामान भेजा और उससे पैसे मिले हैं हमें, तो मतलब कि क्या है, हमारा बैलेंस क्या नजर आ रहा है, पॉजिटिव नजर आ रहा है, सरप्लस में नजर आ रहा है, कहते बिल्कुल नजर आ रहा है। तो यहां पर समझने की बात यह है कि जब एक्सपोर्ट हमारे ज्यादा होते हैं इंपोर्ट से, सरप्लस की कंडीशंस बिल्कुल बढ़िया मानी जाती है, सरकार बिल्कुल खुश हो जाती है। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि इस पैसे को हम फ्यूचरिस्टिक में यूज कर सकते हैं, इनकेस हमें सामान मंगवाना पड़ सकता है या फिर उनकी पेमेंट करनी पड़ सकती है, कुछ भी XYZ जो भी हमें आगे पढ़ेंगे, है ना। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि भाई हमारे जो एक्सपोर्ट है वो कम हो और इंपोर्ट ज्यादा कर ले, मतलब कि सामान हमने ज्यादा मंगवा लिया किसी कंट्री से और अब ऑब्वियस है पेमेंट भी हमें ज्यादा करनी पड़ेगी, तो हमारे पास अब पैसों की क्या हुई, कमी हुई, डिफिशिट हुई, राइट, समझ में आ रहा है। तो यहां पर जो पहली सिचुएशन है उसे बोला जाता है बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट। मींस कि किसी भी देश के साथ जब भी हमने ट्रांजैक्शंस की है रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, उन सबको हमने एक पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया 1 साल की, और उसके अंदर रिकॉर्ड करने के बाद ये पता लगाया कि भाई हमने जितना एक्सपोर्ट किया था हमने उतना ही इंपोर्ट किया, उसे बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। गॉट इट। अच्छा, दूसरी सिचुएशन को बोला जाता है, अब ये बैलेंस तो नहीं है, एक चीज प्लस में है तो दूसरी चीज माइनस में है, कमी नजर आ रही है, तो ये सिचुएशन हमारी इंडिया के लिए बहुत खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि धीरे धीरे करके ये चीजें बढ़ती चली जाती है और इसको कंट्रोल भी करने के लिए बहुत सारे मेथडोलॉजी, और ये एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आया है कि मेथड्स ऑफ द करेक्टिंग ऑफ द डिसइक्विलिब्रियम ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझ में आया? यस एवरीवन। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को इतनी यूनिट में इंपॉर्टेंस दी है। गॉट इट। क्योंकि यहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि भाई एक्सपोर्ट होता क्या, एक्सपोर्ट करने से क्या क्या चीजें होती हैं, ये ध्यान रखना बच्चे, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है। अच्छा, इन सबको जब हम रिकॉर्ड करते हैं कि किस देश से कितना लेन देन हुआ, केवल हम एक देश से तो ट्रेड करते नहीं है, हमारी जो संबंध है अलग अलग देशों से है, किसी से सामान खरीदते हैं तो किसी को बेचते हैं, है ना, किसी पे को आधी पेमेंट की है, किसी को नहीं की है या बिल्कुल भी नहीं की है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सबका रिकॉर्ड रखना उस एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर। उस डॉक्यूमेंट अगर बैलेंस है तो उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहेंगे, अगर बैलेंस नहीं है तो उसे हम डिफिशिट में डिसइक्विलिब्रियम में कहेंगे। वो डिसइक्विलिब्रियम आपका सरप्लस भी हो सकता है और आपका डिफिशिट में भी हो सकता है। गॉट इट। अच्छा, अब पहले क्या हुआ था 1991 के दौरान, पहले मैं स्टोरी थोड़ा सा रिलेट करूंगी जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी कि जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स इतने डिटेल में क्यों दिए हुए हैं। देखो 1991 के दौरान ना आपके गवर्नमेंट ने ना पता है क्या किया था, हर चीज को फ्रीली कर दिया था, मतलब कि बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस थी उस दौरान, राइट, कि भाई जैसे चाहे वैसे आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। फिर कुछ टाइम के बाद ये एनालिसिस हुआ कि इस तरीके से खुली परमिशन देने से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है।
लोग क्या करेंगे, इलीगल चीजों से इलीगल चीजों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, राइट या नो, यस या नो, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर इन्हीं चीजों को लेकर सरकार ने ध्यान दिया और पॉलिसी बनाना स्टार्ट किया। हम इसकी रूल्स बनाए कि थोड़ा बहुत भाई कंट्रोल हो सके। जैसे अक्सर मेरी क्लास के अंदर भी रूल्स है, रेगुलेशन है कि भाई टाइम पे क्लास को ज्वाइन करना है और टाइम पे ही आपकी छुट्टी होगी। जिस दिन टेस्ट बोला गया है अक्सर सैटरडे को होता है, तो सैटरडे डिफाइन किया गया कि हम परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर ले। अब मैं टेस्ट लूँ ही ना, एट द एंड फरवरी में तुम्हारा टेस्ट लूँ तो ऑब्वियस है तुम लोग वैसे भी ढीले पड़ जाओगे। तो पॉलिसी, टर्म, कंडीशंस, रूल, रेगुलेशन बस इसीलिए होती है कि आप किसी चीज को कंट्रोल कर सके और उसको सही तरीके से उसे अप्लाई कर सके, कोई भी आप नई पॉलिसीज लेकर आ रहे हो तो। गॉट इट। तो फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है कि जब आप डिफरेंट कंट्रीज के साथ क्या करते हो, सेलिंग एंड बाइंग करते हैं, चाहे वो गुड्स है या सर्विसेज है। समझ में आया। इसके फायदे भी बहुत ज्यादा हैं। अब यहाँ पे फायदे अगर मैं काउंट करूँ तो सबसे पहले देखो, जो इंडिया का जो सेलर है, इसने जो भी सामान बनाया, ठीक है, अब सामान बनाने के लिए इसने पहले प्रोड्यूस किया होगा, यस या नो, प्रोड्यूस किया होगा। प्रोड्यूस करने के लिए उसे रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो उस रॉ मटेरियल उसने कहाँ से अरेंज किया, इंडिया से ही, जो भी इसके सप्लायर हैं वहाँ से अरेंज किया। तो पहली बात तो इनको काम दिया, इनकी इनकम जनरेट हुई। अच्छा, इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए इसे क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, इसे लेबर की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, इसे मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी। तो इन्होंने क्या किया है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। यस, मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट थी उसने वो भी एक्वायर की होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई फॉरेन कंट्री के साथ डीलिंग करने से पहले ना उसने अपने देश को क्या किया है, रोजगार दिया है, इकोनॉमिक में ग्रोथ दी है, प्रोडक्शन बढ़ाया है, जीडीपी में ग्रोथ करवाया है। यस या नो। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ऐसे ही प्रमोट नहीं किया जा रहा है, सरकार ऐसे ही तुम्हें प्रमोशन वाले कॉन्सेप्ट को हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट भी और बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी पॉइंट है। कहते हैं ना कि सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। तो पहला पहलू समझ लिया कि भाई हम जब एक्सपोर्ट करते हैं, और वो सबसे बढ़िया बात, जब कोई दूसरी कंट्री हमें पेमेंट करते हैं ना, उस कंट्री की जो करेंसी है ना हमारे पास इकट्ठा हो जाती है। और इकट्ठा करने का मेन फायदा ये है कि जब भी हम उससे उसी से, मान लीजिए यूके ने हमें पेमेंट की और इन फ्यूचरिस्टिक 6 महीने के बाद हमने उससे से कोई सामान खरीदा है, अब उसने सामान भेजा तो हमें पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी ना। तो जो करेंसी यहाँ आई थी उसको यहाँ पेमेंट करने में यूज कर सकते हैं। ये एज पर द आरबीआई के रूल रेगुलेशंस होते हैं। फॉरेक्स रिजर्व होता है ना, वो आरबीआई हैंडल करती है उसको। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसके काफ़ी सारे फायदे हैं फॉरेन ट्रेड करने के, क्योंकि ये इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा अच्छे से रोल प्ले करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग हो रही है। यस, जो भी टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, हम दूसरी कंट्री से मंगवा भी लेते हैं, क्योंकि जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं ना बेटा, ध्यान से सुनना इस बात को, जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें ज़रूरी है कि उस कंट्री के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। मीन्स कि उस जैसा भी कल्चर है, जैसा भी स्टैंडर्ड है, क्वालिटी स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो सब चीज़ को हमें मेंटेन करना पड़ता है। जैसे इंडिया के भी कुछ एक्ट्स हैं जो कि स्पेसिफिकली फूड हो गया, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हो गए, उन सब के लिए स्पेसिफिक एक्ट्स बनाए गए हैं, और उन एक्ट्स के दौरान ही कोई प्रोडक्ट हमारी कंट्री में आ सकता है या जा सकता है। यस या नो। अच्छा, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है, क्या हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, और इवन इकोनॉमिक में तो ग्रोथ कर ही रहे हैं। दैट्स इट। समझ में आया नहीं आया कॉन्सेप्ट? अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को जब लाया गया ना फॉरेन ट्रेड को, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ये ज़्यादा सोच बनी थी सरकार की कि हमारी कंट्री एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ कंपनी बनेगी, कंट्री बनेगी। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का मतलब क्या है कि कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाए, पहले तो अपने देश का क्या करे, कोटा फिल करे, ज़्यादा बच गया है तो उसको, उस सामान को फॉरेन कंट्री के अंदर क्या करना है, सेल करना है, फॉरेन को बेचोगे तो पैसा आएगा। दैट्स इट। समझ में आ रहा है? तो एक्सपोर्ट लेड कंट्री उसी को कहा जाता है कि मैनी कंट्रीज रियलाइज दैट द इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट कैन एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियस है, हम किसी दूसरी कंट्री को सेल कर रहे हैं तो पहले इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, ये काफ़ी सारी चीज़ें प्रोसेस करनी पड़ेगी। यस या नो? अच्छा, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई है, मतलब कि केस दिए गए हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा, मतलब ये हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, मेन बात तो ये है। ठीक है, अच्छा, ट्रेंड क्या है फॉरेन ट्रेड का, गो थ्रू करना है, अगर याद हो जाए तो बहुत बढ़िया,
2-4 बार करेंगे तो डेफिनेटली याद हो जाएंगे। एक्सपोर्ट के अंदर ग्रोथ धीरे धीरे करके होती जा रही है और इंपोर्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा इंपोर्ट ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, मतलब कि बाहर से कंट्री से हम ज़्यादा मंगवा रहे हैं सामान एज कंपेयर टू अगर बेचने की बारे में बात की जाए तो। ठीक है, अच्छा, इसी वजह से कि हमारा जो इंपोर्ट है ना वो ज़्यादा हो रहा है। अगर देखो बेटे इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो हमें क्या, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हमने सामान ज़्यादा खरीदा है, और सामान खरीदा है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। और पेमेंट कहाँ से होगी भाई, आरबीआई के थ्रू से ही होगी, है ना। वो रिजर्व है ऑफिशियल, जिसे हम कहेंगे हमारा जो ऑफिशियल रिजर्व है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसे कम होने से बचाने के लिए तो हमने क्या मुहिम लाई कि भाई एक्सपोर्ट प्रमोशंस को ज़्यादा प्रमोट करेंगे, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट के अंदर इंक्लूमेंट हो। ठीक है, तो इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि भाई एक्सपोर्ट प्रमोशंस मेजर्स क्या क्या है, जो सरकार के द्वारा कौन कौन सी पहल है जो ली गई थी, किन किन बातों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था कि भाई जिससे कि हम एक्सपोर्ट कर सके। ऑब्वियस है जितने भी प्रोड्यूसर है ना उनको फ़ायदा दे दो। ठीक है, जितने भी प्रोड्यूसर है उनको फ़ायदा दो। क्या क्या फ़ायदा होगा, सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि भाई जो भी उनको प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए वो कम प्राइस पे मिल जाए उनको। कहते ठीक है मिल गया, टाइम पे मिल जाए वो भी मिल गया। जो भी प्रोसेस होता है ना, जब हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं यहाँ से, मान लीजिए इंडिया का बॉर्डर है ये, ठीक है, हम किसी फॉरेन कंट्री के अंदर जाने के लिए कोशिश करते हैं तो हमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। वो फॉर्मेलिटी अगर कम हो जाए तो ऑब्वियस है जो प्रेशर होता है सामने वाली पार्टी का जो सामान को डिलीवर कर रहा है वो कम होगा, तो डेफिनेटली उस चीज़ को और ज़्यादा करने की बात करेगा। अच्छा, जो टैरिफ होता है, टैरिफ समझते हो, टैक्स जो लगता है, सरकार क्या लगाती है, कस्टम टैक्स लगाती है नहीं लगाती बॉर्डर को क्रॉस करने में, यस या नो। तो वो भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम होगा तो कम अमाउंट सरकार को देनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इनकम जनरेट होगी। वही बात है ना, बोला तो है जो प्रोड्यूसर है ना उनको फ़ायदा दो। अच्छा, जो इनकम टैक्स है वो भी कम करो। जो फॉरेन कंट्रीज़ के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि वहाँ की मार्केट में किस तरीके का प्रोडक्ट चल रहा है। अब जैसे आप लोगों को पता है कि जो वॉर चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का पहले वॉर चला था, और ईरान और इजराइल का जो अब चल रहा है ना। सो उस वॉर के रिगार्डिंग अगर पहले इंफॉर्मेशंस अब हमारे इंडिया के जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको पहले ही पता होगा तो डेफिनेटली वो अपनी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बना लेंगे। तो कहने का मतलब है पॉलिसी बनाना इस तरीके से कि जो प्रोड्यूसर है ना उसको फायदा हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाए, और ज़्यादा सामान बनाएगा तो ऑब्वियस है पहले इंडिया की नीड को फुलफिल करेगा, देन उसके बाद जो फॉरेन कंट्री है उनकी नीड को फुलफिल करेगा। ठीक है, और स्पेसिफिक एरिया भी मेजर्स किए हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट प्रमोशंस मेजर्स आर द पॉलिसीज एंड इंसेंटिव्स किसके द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, सरकार के द्वारा प्रोवाइड किए गए, कि जिसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। क्या तुम लोगों ने ये पढ़ा हुआ पहले? हाँ जी, पढ़ा हुआ है। तो यही बात बता रही थी, जो प्रीवियस जो लेक्चर्स हमने किए हैं ना वो कहीं ना कहीं इस लेक्चर का बेस रहने वाला है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहां पर जो रूल रेगुलेशंस होते हैं ना वो अदर एरिया से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। मतलब कि इस वाले एरिया में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है। कैसे रिलैक्सेशन, जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किए कि आप लोगों को जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हैं, टैरिफ जो है, ये सारी की सारी कम पे करनी पड़ती है। टैक्स में कंसेशन मिल जाती है, जितने भी प्रोसीजर होते हैं वो सिंप्लीफाइड की जाती हैं, और आप लोगों को एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोवाइड किया जाता है। मीन्स कि जब भी आप सामान को बना लेते हो तो ज़रूरी तो होता है ना कि उसको उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में मेंटेन करके रखें। जैसे कि अगर बात की जाए वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, तो जो वो ट्रांसपोर्ट होते हैं उनकी फॉरेन कंट्री में, ठीक है, तो उनको ज़रूरी है वो एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, वेयर हाउस की सर्विस प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड करना, ये सरकार के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, अगर आपको कोई रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो वो ईजिली आपको मिल जाए। ठीक है, सर्विस एक्सपोर्ट का, अब ये कह रहे हैं कि केवल सामान में आप लोगों को सहायता नहीं दी गई, आपको बाकी अदर सर्विसेज भी दी गई। अदर सर्विसेज जैसे कि पैसों की अक्सर दिक्कत होती है, जितने भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर होते हैं, तो पैसों की सुविधा प्रोवाइड की आप लोगों को,
है ना। और दूसरी कंट्री में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या चेंज होने वाला है, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ द डाटा। डाटा अगर फॉरेन कंट्री का हमें पता होगा तो उसको हम इजीली एनालिसिस कर लेंगे, देन क्या होगा उसके हिसाब से हम अपनी पॉलिसीज बना लेंगे, सामान बनेंगे। ठीक है, तो आईटी हो गया, कंसल्टिंग सर्विसेज हो गया, फाइनेंस की सर्विस हो गया, या फिर मैं कहूँ कि जो ट्रैवलिंग और टूरिज्म की सर्विसेज होती है, ठीक है, वेयर हाउसेज की सर्विस होती है, सारी की सारी इसमें दी जाएगी। ठीक है, अच्छा, एक्सपोर्ट हाउस, ट्रेडिंग हाउस एंड स्टार ट्रेडिंग हाउस, सबका काम एक है बट लेवल अलग अलग है। जैसे हम ये कहते हैं ना कि अगर किसी होटल्स की अगर बारे में बात की जाए, कोई 2 स्टार होटल होता है, कोई 3 स्टार होटल होता है, कोई 5 स्टार होता है, कोई 7 स्टार होता है। वो स्टार किसके बेसिस पे? परफॉर्मेंस के बेसिस पे है, यस या नो। तो सेम इस तरीके से ट्रेडिंग हाउस होते हैं। हाउस इन द सेंस कि ऐसे एरिया होते हैं जहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को प्रमोट किया जाता है, मेनली एक्सपोर्ट को। ठीक है, एक्सपोर्ट को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, मतलब कि एक्सपोर्ट जो भी बंदा कर रहा है ना उसको हेल्प की जाएगी, और वो जिस भी हाउस की क्या है परफॉर्मेंस बेहतर होगी उसको उतनी ज्यादा रेटिंग देती है। ठीक है, सबसे ज्यादा हाई रेट पे है स्टार ट्रेडिंग हाउस। हायर लेवल ऑफ द एक्सपोर्ट रिकॉग्नाइजेशंस गिवन टू द एक्सपोर्टर हु अचीव वेरी हाई एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ट्रेडिंग हाउस क्या है? ये लार्ज है, ये क्या है आपका एक्सपोर्ट हाउस, ये नॉर्मली है जिसके इंपॉर्टेंस है जस्ट एक्सपोर्ट करना। ये छोटे लेवल पे अगर बात की जाए तो फिर ट्रेडिंग हाउस उससे बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये है हायर एक्सपोर्ट टर्नओवर देन द एक्सपोर्ट हाउस, ये लेवल्स है जस्ट। ठीक है, इनका मेन काम है कि जितने भी एक्सपोर्टर्स है ना वो एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज को ज्यादा से ज्यादा करें, उनकी हेल्प करते हैं ये। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? मार्केट एसेस इनिशिएटिव्स के बारे में बात की जा रही है। मतलब कि मार्केट में जितनी भी आप लोगों को रिक्वायरमेंट होती है, पैसों की रिक्वायरमेंट हो जो मैंने आप लोगों को बताई, मार्केट रिसर्च की रिक्वायरमेंट होती है, फॉरेन कंट्री की जितनी भी डाटाज होती हैं उनके बारे में रिक्वायरमेंट होती है। हमारी इंडिया के अंदर पोर्ट के ऊपर वेयर हाउस की सर्विस, और फॉरेन कंट्री में पोर्ट की अंदर जो पास होती है वेयर हाउस की सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, और कोई भी कैंपेन है, ठीक है, ट्रेड फेयर्स हैं, वो लगवाना हमारी इंडिया की जो इंडिया है उसमें हेल्प करती है। अब आप लोगों को पता हो तो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा था चाइना के अंदर, जहां पर डिफरेंट कंट्रीज के जो प्रोड्यूसर है, सेलर है, वो अपना अपना प्रोडक्ट वहाँ पे शो ऑफ कर रहे थे, है ना। पता हो तो बढ़िया बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं कब क्या होगा। हर 6 महीने में लगता है ये। वन ऑफ द मेजर चैलेंज क्या है एक्सपोर्टर के लिए कि हमें इंटरनेशनल मार्केट को ढूंढना कि किस एरिया में क्या प्रोडक्ट, किस तरीके का प्रोडक्ट चलेगा। ये सभी की सभी प्रॉब्लम को फाइंड आउट किसने किया? गवर्नमेंट ने हमें असिस्ट किया, गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया डिफरेंट तरीके से, जैसे कि रिसर्च करवा के वहाँ पे देखो हर एक, जैसे कहते हैं ना कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर एम्बेसीज होती है, अलग अलग देशों की अलग अलग एम्बेसीज होती है ना। जैसे इंडिया की जो इंडिया का जो डिपार्टमेंट है हर कंट्रीज के अंदर है तो इंडियन एम्बेसी कहा जाता है वहाँ पे। इसी तरीके से बाकी अदर कंट्रीज की हमारे इंडिया के अंदर एम्बेसीज है तो वो एम्बेसीज कहा जाते हैं। वो क्या करते हैं? इंडिया की जितनी भी इंफॉर्मेशन है अपने अपने देशों के अंदर देती है, दैट्स इट। सबका अपना अपना अलग अलग रोल होता है, बट मोटा तौर पे समझा जाए तो वहाँ की इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुँचाना। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड फेयर का अरेंज करवाना। ठीक है, पार्टिसिपेशन किस तरीके से होने वाली है, जितने भी शोरूम्स है अब्रॉड के अंदर, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी है, ये प्रोवाइड करना। ब्रांड प्रमोशंस एंड द क्वालिटी इंप्रूवमेंट, सबसे मेन पॉइंट है कि देखो इंडिया के अंदर जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है, अगर बात की जाए फॉरेन कंट्रीज के अंदर जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, दिन रात का फर्क है या नहीं? और वो वेरी करते हैं क्योंकि कस्टमर जैसे हैं वैसे हमारे क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। यस यू नो, तो यहाँ पर यही बात है कि जितनी भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, जितना भी हम किसी फॉरेन कंट्री में सामान को भेजेंगे तो ज़रूरी है कि हमें एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को मेंटेन करना होगा। विदाउट स्टैंडर्ड मेंटेन कोई भी सामान बॉर्डर क्रॉस ही नहीं होगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी, ब्रांड रेपुटेशन, क्योंकि ये इसलिए बात की जा रही है। देखो अगर मैं बात करूं, मान लीजिए इंडिया से कोई सामान यहाँ से गया फॉरेन कंट्री में और वो इतना खराब था जिसके कारण वहाँ के एरिया की जितनी भी पॉपुलेशन है वो बीमार हो गई है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? भाई इंडिया से सामान आया था, इंडिया का सामान के कारण हमारे यहाँ इस एरिया की इतने 1000 लोगों की मौत हो चुकी है।
तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ना वो केवल प्रोडक्ट नहीं है, सेलर केवल एक सेलर नहीं है, वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वजह से कहा जाता है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो क्या कहती है कि क्वालिटी को भी मेजर करने के लिए स्पेसिफिक इक्विपमेंट एंड स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बनाया है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यहाँ पर इंप्लीमेंट होने वाला है कि आपकी क्वालिटी एज पर द स्टैंडर्ड मीट अप कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, आपको ईडीआई के थ्रू आपको जितनी भी वर्क है वो आपको ईजिली कर सकते हो, क्योंकि पहले पेपर वर्क होता था। यस या नो? जैसे आप लोगों को भी पता है, जो स्टार्टिंग में हमने जब आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया था, हम पेन कॉपी पेपर इस तरीके से यूज़ करते थे। अब क्या है, अब हम डिजिटली पढ़ा रहे हैं, तो चीज़ें धीरे धीरे करके चेंज हो रही है नहीं हो रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज का मतलब ही यही है कि पहले क्या होते थे, अब हर वर्क को काम करने, जितना भी काम होता था एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, पहले पेपर वर्क पे होता था, मतलब कि रिटर्न में, खाता बही में खतौनी वाली अगर बात तुम लोगों ने सुनी हो तो मेरी, तो वैसा होता था। बट आज के टाइम में क्या हो रहा है, हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, जिसके थ्रू हर चीज़ पिक हो रही है। और एआई ने तो बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर दिया है हर चीज़ को, राइट। नेक्स्ट जाता है सेंट्रल असिस्टेंस टू द स्टेट, मीन्स कि एक्सपोर्ट डिपेंड्स नॉट ओनली द कंपनी बट आल्सो ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर्स। दैट मीन्स कि केवल एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, एक्सपोर्ट करो, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हर चीज़ आप लोगों को दे दी, ठीक है भाई, ज़रूरी है ना बाकी अदर फैक्टर्स, जो ये कह सकते हैं हम सपोर्टिव सर्विसेज भी तो देनी पड़ेगी ना। जैसे कि मैं ये कहूँ कि आपका सामान क्या हो रहा है, दिल्ली से मुंबई की तरफ जा रहा है, तो भाई रोड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विसेज होती है वो अच्छी होनी चाहिए, रोड बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। गड्ढे गुड्ढे हुए तो वैसे ही 1 घंटा फालतू लगने वाला है तुम्हें, है ना। फ्लाईओवर बनने के बाद तुम लोग, तुम्हारे शहर में भी बने होंगे, ठीक है, मेट्रो आने के बाद जो सफ़र हमारा 1 से 1.5 घंटे का होता था, वो अब 45 टू अप्रोक्स 1 आवर तक की कवर हो जाते हैं। तो ये चीज़ें मैटर करती है, सो ज़रूरी है कि हमें इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना है। तो ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट डिपेंड्स नॉट ओनली इन द कंपनी बट आल्सो ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर्स, देयरफॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग द फंड टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट्स को क्या करने वाली है, मेंटेन करके रखने वाली है। रोड के रिगार्डिंग हर चीज़ मेंटेन होगी। इनलैंड कंटेनर जो डिपोर्ट्स होते हैं, जो शिपिंग वाला पॉइंट होता है, वहाँ पे के बारे में बात की जा रही है। कंटेनर्स द फ्रेट स्टेशंस है, ठीक है, कि सामान को उठाने के लिए, ठीक है, वापस पिलंग करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। तो हमें ज़रूरी है कि इन तरीके की सर्विसेज भी हमें प्रोवाइड करनी है। अच्छा, थ्रस्ट सेक्टर के बारे में अगर बात की जाए, तो थ्रस्ट सेक्टर के बारे में बात की जाती है, यहाँ पर बात आ रही है स्पेशल अटेंशंस की, जहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेसिफिक एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग पॉलिसीज बनाती है। That means the government identified these sectors because they have the highly potential to earn the foreign exchange and increasing the Indian shares in the global market. That means जिस एरिया से ये लग रहा है ना कि ये प्रोडक्ट या फिर ये एरिया ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, उन्हें और ज़्यादा बूस्ट करना, जो नहीं कर रहा है उन्हें प्रमोट करना कि भाई तुम लोग ये करो, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है, थ्रस्ट सेक्टर्स आर द इंडस्ट्री दैट रिसीव द स्पेशल अटेंशंस एंड द एनकरेजमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू बूस्ट द एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा उनको स्पेशली अटेंशन दी जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर। अगर आप लोगों ने तुम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हो, तो जब तुम लोग 3rd सेमेस्टर में आ जाओगे ना, तो MCQ 15 पूरी ऐसे डाटा से भरी पड़ी है, आप लोगों को उसमें डाटा याद करना है। और ये जितने भी नाम लिखे गए ना उनके ऊपर चैप्टर्स हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यही चीज़ें प्रोड्यूस की जाती है। और सरकार ने इनके लिए क्या काम किया, कितने फेलियर्स हुए, कितने % हमने बढ़ा है, कितने नहीं बढ़ा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ वो डिस्कस होती हैं, ठीक है। तो थ्रस्ट एरिया हमारे पास यही है, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस की जाती है। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, दैट मीन्स कैपिटल गुड्स का मतलब समझो पहले क्या होता है। वो सामान जो कि हम एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए उसको हम यूज़ करते हैं, खरीदते हैं, दोबारा से सेल करने के लिए नहीं खरीदते, उसको हम अपने बिजनेस पर्पस के लिए खरीदते हैं। यस एवरीवन, वो कुछ भी हो सकता है, मशीन हो सकती है, इक्विपमेंट हो सकता है, या फिर कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है, ठीक है। इसके ऊपर हमारी हैवी इन्वेस्टमेंट लगती है और ये हम लंबे टाइम तक उसको यूज़ करते हैं।
एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम क्या कहती है, जो कि सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, और उसमें क्या किया गया था, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द एक्सपोर्ट बाय द अलाउइंग द एक्सपोर्टर टू इंपोर्ट द कैपिटल गुड्स। मीन्स कि मान लीजिए अपने यहाँ पर एरिया के अंदर ना मशीन नहीं है, ठीक है, आप क्या करेंगे, फॉरेन कंट्री से वो मशीन मंगवा सकते हो, क्योंकि उस मशीन का यूज करके बेटा आप क्या करने जा रहे हैं, प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। यस, द मेन पर्पज ऑफ दिस स्कीम टू हेल्प द एक्सपोर्टर, यहाँ पर एक्सपोर्टर की हेल्प करना है, किस लिए कि देखो फॉरेन से क्या होगी, मशीन आएगी तो डेफिनेटली वो बिल्कुल मॉडर्नाइज होगी या नहीं होगी। यस, न्यू मशीनरी हम परचेज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है हमारी जो प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है, प्रोडक्शन की जो नंबर ऑफ जो कैपेसिटी थी प्रोड्यूस करने की, वो भी बढ़कर आएगी या नहीं आएगी। यस एवरीवन, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इसी की चीज़ के ऊपर फोकस किया गया। की फीचर क्या है, कैपिटल गुड्स आर द कैन बी इम्पोर्टेड एट 5% कस्टम ड्यूटी। देखो सामान बनाने के लिए आपने क्या है, सामान मंगवाया है तो आपके ऊपर बहुत कम परसेंटेज ड्यूटी लगी है, पता है तुम्हें, बहुत हैवी लगती है। ठीक है, समझ में आया। तो किन किन चीज़ों को एक्सपोर्ट प्रमोशंस मेजर्स जो सरकार के द्वारा किए गए हैं वो क्या क्या है, स्पेसिफिक एरिया डिफाइन कर दिया, सर्विस सेक्टर डिफाइन कर दिया, स्पेसिफिक हाउस बनाए गए जहां पे उनको जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको हेल्प की जाएगी, और जितनी भी एसेसिबिलिटी है फिनांस के रिगार्डिंग, डाटा के रिगार्डिंग, हर चीज़ से रिगार्डिंग उनको सर्विस दी गई है। अच्छा, एक्सपोर्ट फॉरेन ट्रेड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रमोट तो कर दी है, बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट की है, लोगों ने कंट्रीब्यूट भी किया है, बट ज़्यादा ये चीज़ें देखने के बाद ना ये पता लगा कि भाई कंट्रोल भी होना ज़रूरी है, रेगुलेशंस होना भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना रेगुलेशंस के कहते ना कि बिना कमांड के काम फिर बिगड़ जाता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, अगर पतंग क्या होती है, हवा में उड़ रही है और वो डोर के साथ बंधी हुई है, तब तक वो अच्छी उड़ेगी जब तक डोर के साथ है। जिस दिन वो डोर काट दी वो ऐसे लड़खड़ा जाएगी, पता नहीं उसका रास्ता क्या होगा, अपने उद्देश्य को अचीव करेगी या नहीं करेगी। तो सेम इस तरीके से यहाँ पर भी है, जो फॉरेन ट्रेड जो सरकार का मोटिव है क्यों करने जा रही है, अगर वो उस मोटिव को अपने हिसाब से कंट्रोल एंड रेगुलेशंस बनाएगी उसके लिए कि भाई कितने क्या क्या सामान आप फॉरेन कंट्री से मंगवा सकते हो, क्या सामान आप भेज सकते हो, कितनी क्वांटिटी भेज सकते हो, कितनी क्वांटिटी मंगवा सकते हो, हर चीज़ के रिगार्डिंग उन्होंने क्या बनाया है, रूल्स बनाई है कि हम थोड़ा बहुत कंट्रोल भी ज़रूरी होता है ना, कहते हैं ना क्लास में। तो यहाँ पे सेम एज इट इज़ कंट्रीज के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेन ट्रेड एंड एक्सपोर्ट प्रमोशंस, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये राइज होता है कि कौन कंट्रोल करता है, कौन रेगुलेट करता है, किसको, फॉरेन ट्रेड एक्टिविटीज़ को। ऑब्वियस है सरकार करेगी, और कौन करेगा, सरकार ही रेगुलेशंस बनाएगी, राइट। किन के रिगार्डिंग बनाएगी कि भाई जितने भी सामान हैं किसी भी कंट्री को क्रॉस कर रहे हैं तो कब कर सकते हैं, कितने कब कर, किस कंडीशंस को फॉलो करके कर सकते हैं, किसी कंट्री से हमें पेमेंट आ रही है या फिर हम पेमेंट कर रहे हैं तो कैसे होगी, राइट। फॉरेन के जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो कितने ड्यूरेशन के बाद हो रही है, क्या हमारा जो बैलेंसिंग फिगर है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो बट आपकी बुक में बहुत लिमिटेड चीज़ें, बहुत मतलब छोटी छोटी पॉइंट्स बनाए गए हैं। तुम्हें असली में बताऊं तो तुम्हें इनके ऊपर बहुत अलग से स्पेसिफिक चैप्टर होते हैं, बट यहाँ पे लिटिल बिट इंपॉर्टेंस दिए तो आप उतनी ही इंपॉर्टेंस देकर इस चैप्टर को कवर करना है। इफ़ देर इज़ अ नो प्रॉपर रूल्स, अगर प्रॉपर रूल्स नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स लाइक द स्मगलिंग की आएगी, इलीगल ट्रेड करेंगे, क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएगी। हम फॉरेन जितने भी एक्सचेंज आएंगे, मतलब जितना भी पैसा इकट्ठा होगा उस पैसे को हम क्या कर सकते हैं, गलत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यस या नो। तो इस तरीके की हरकतें ना हो तो सरकार ने क्या कर दिया, रूल बना दिए गए, एक्ट बना दिया गया, लॉ बना दिए गए, और वो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर अप्लाई किए गए। और उनमें से ये 4 लॉ हैं जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। फॉरेन ट्रेड का है जो कि 1992 के बारे में बात करता है। कस्टम एक्ट है कि जब भी आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट के दौरान आपके ऊपर ड्यूटी लगेगी, टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड एक्सपोर्ट एक्ट है 1963 है, एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है 1999। यहाँ से क्वेश्चंस आया हुआ है और यहाँ से भी क्वेश्चंस आया हुआ है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। एक फॉरेन ट्रेड का मतलब आ गया समझ में कि भाई फॉरेन कंट्री के साथ हम क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं या फिर हम सेल कर रहे हैं, तो मतलब कि फॉरेन कंट्री के साथ हमारे रिलेशनशिप है।
ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि लीगल फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपमेंट एंड द रेगुलेशंस ऑफ द फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाना और इंपोर्ट को फैसिलिटेट करना। दैट मीन्स जितने के रिक्वायरमेंट होने चाहिए उतना ही हम मंगवाएंगे, ये नहीं है कि ज़्यादा मंगवा लें, पर अक्सर इंडिया में ज़्यादा ही हो रहा है डाटा को अगर रीड आउट किया जाए तो। यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसको ये पावर दी गई है कि भाई तुम फॉरेन ट्रेड को संभालो। समझ में आ रहा है? कौन से एक्ट के दौरान? फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के दौरान। कहते हैं अच्छा मेजर प्रोविजंस क्या है? फॉर्मुलेट ऑफ द एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज, कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के पॉलिसी बनाई गई। किसने बनाई? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई। किस लिए बनाई? क्योंकि किसने बनाई? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई। किस लिए बनाई? कि भाई फॉरेन ट्रेड को हम रेगुलेट कर सके। कैसे होगा? दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जब भी कोई पर्सन क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, तो उसके पास एक प्रॉपर कोडिंग सिस्टम होना चाहिए, मीन्स कि एक लाइसेंस होना चाहिए। जैसे हम ये कहते हैं ना कि अगर आपको गाड़ी चलानी है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। यस या नो? अगर आपको यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपका यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाइड होना चाहिए। यस या नो? सो इसी तरीके से यहाँ पर जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास क्या होना चाहिए? एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड नंबर होना चाहिए। ओके अगर किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर उसमें लाइसेंस की जरूरत है तो आपके पास वो लाइसेंस भी होना चाहिए। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडिंग द प्रोसीजर फॉर द ऑब्टेनिंग द लाइसेंस फॉर द सर्टेन इंपॉर्टेंट द गुड्स। दैट मीन कुछ लिमिटेड जो ऐसे गुड्स जो कि हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीसियस है। अच्छा सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी अधिकार दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर आप या फिर किसी एरिया के अंदर आपको सर्च करने की ज़रूरत है तो वहाँ से इंफॉर्मेशन आप डेफिनेटली ले सकते हैं, और उससे ज़्यादा शक होता है तो उसको आप सीज भी कर सकते हैं। और ये लग रहा है कि भाई ये तो बिल्कुल ही हमारे देश के बिल्कुल खिलाफ है, हमारे देश को नुकसान देगा, तो उसको जब्त करके उसके ऊपर पेनल्टी भी इम्पोज कर सकते हो, मतलब कि उससे पैसे वसूल कर सकते हो। ठीक है, अपील एंड द रिवीजन, दैट मीन्स ये है आपके ट्रेडर या फिर मैं कहूँ कि ये आपके एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट मीन्स अगर किसी एक्सपोर्टर को ये लग रहा है कि नहीं नहीं भाई ये जो सरकार ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेरे खिलाफ जो डिसीजन दिया है वो डिसीजन ठीक नहीं है, तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? अपील डाल सकते हैं कि भाई मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, प्लीज़ इस डिसीजन को और ज़्यादा गहराई से चेकआउट किया जाए। ये था आपका फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के बारे में बात करते हैं। कस्टम एक्ट क्या बात करता है कि जब भी भाई आप एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को एक छोटी सी अमाउंट सरकार को देनी पड़ेगी। कस्टम एक्ट 1962 प्रोवाइड करता है लीगल रूल्स एंड प्रोसीजर रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रांजेक्शंस। इट्स रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंट्री ऑफ द लिविंग द कंट्री। अगर ये लगाया नहीं गया ना तो जो इंडिया के जितने भी पर्सन है ना वो बाहर से सामान मंगवाएंगे 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 अगर बात की जाए अगर आईफोन की अगर बात की जाए, आईफोन जो है अगर मैं 17 की बात करूँ, 17 प्रो की बात करूँ तो हमारे यहाँ पर बहुत महंगा मिलेगा। अब ये जो सैमसंग का आया है 626 आया आई थिंक, तो वो भी यहाँ पर 130, 140, 150 मिल रहा है। अगर आप इसको इसी प्रोडक्ट को फॉरेन कंट्री में बाय करेंगे तो वो आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू इंडियन प्राइस। तो ऑब्वियस है बहुत ज़्यादा लोग मंगवाना स्टार्ट कर देंगे, बहुत ज़्यादा लोग मंगवाना स्टार्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा, हम सारे की सारी जो कस्टमर्स हैं वो डिपेंडेंट हो जाएंगे फॉरेन कंट्री के ऊपर। तो जितने भी डोमेस्टिक जो ट्रेडर्स थे, इंडस्ट्री थी, मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर थे हमारे देश के, उनका मोराल डाउन होगा, वो फिर प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो हम फिर से दोबारा से डिपेंडेंट हो जाएंगे, है या ना। अगर बात की जाए ना एआई भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर मैं और छोटा तुम्हारे लेवल का एग्जांपल दूँ, अकाउंट्स में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। अभी जो पीछे +2 के एग्जाम हुए हैं, मुझे सबसे बड़ा नुकसान ये लगा, बच्चे स्टार्टिंग में तो क्या कर रहे थे, कैलकुलेटर को यूज़ कर रहे थे। +2 के अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता एग्जाम के अंदर, और
उस दौरान उनकी कैलकुलेशन में इतनी ज़्यादा मिस्टेक आ रही है, इतनी ज़्यादा मिस्टेक आ रही है, मतलब कि 85 और 15 को प्लस करने के लिए भी उन्हें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी थी। तो मतलब कि पहले आपको डिपेंडेंट बनाया जा रहा है, फिर आपसे मिस्टेक बहुत ज़्यादा होंगी, बहुत ज़्यादा, आप उसके बिना फिर रह नहीं सकते। तो इसी वजह से यहाँ पर कस्टम एक्ट बनाया गया कि जब भी कोई भी चीज़ बॉर्डर क्रॉस करेगी तो एक चेकआउट होगा, उसके ऊपर फिर सरकार आपसे ड्यूटी चार्ज करती है। ठीक है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए कि भी कंट्रोल रहे, कि ज़्यादा आप इंपोर्ट ना करें, एक्सपोर्ट डेफिनेटली कर सकते, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से हमें फ़ायदा है, इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो नुकसान हमें है, क्योंकि पेमेंट उतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी। और कोई भी अगर स्मगलिंग हो रही है या फिर कोई भी इलीगल काम हो रहा है तो उसको भी रोकने के लिए क्या किया जाता है, कस्टम ड्यूटी चेकिंग। बॉर्डर पे तो बॉर्डर क्रॉस करने से पहले चेकिंग तो होती है, तो इसलिए सरकार को रिवेन्यू मिल जाता है कस्टम ड्यूटी के तौर पर, और जब कस्टम ड्यूटी के तौर पर सरकार को रिवेन्यू मिल रहा है तो उसको वो यूज़ भी करेगी। ठीक है, ट्रेड जो डाटा है कि भाई कितना ज़्यादा हमने किसी कंट्री के साथ डीलिंग की है, किससे कितना ज़्यादा सामान मंगाया है, किसको कितना बेचा है, उस सब का हिसाब किताब भी हमारा यहाँ पर हो जाता है। समझ में आ रहा है? यस एवरीवन। और उनकी वैल्यू क्या रहती है, क्योंकि जो टैक्स की चोरी अक्सर लोग करते हैं वो नहीं यहाँ पर नहीं होगी। एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963। जब आप किसी बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं, किसी कंट्री को सामान बेच रहे हो, तो ज़रूरी है कि भाई आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो क्वालिटी को ज़रूर मीटअप करें, जो क्वालिटी प्रॉपर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको मीटअप करें। क्योंकि अगर क्वालिटी मिसमैनेज हुई या फिर मैं कहूँ कि बहुत बुरी क्वालिटी में आप क्या है फॉरेन कंट्री के अंदर सामान भेज रहे हैं, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि वो एक केवल सामान नहीं है, वो एक केवल सेलर के द्वारा भेजा गया सामान नहीं है, वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। यस, तो ज़रूरी है कि आप उसकी क्वालिटी जो भी सामान आप बना रहे हो उसकी क्वालिटी को ज़रूर मेज़र करें। ठीक है, इंस्पेक्शन होनी चाहिए बॉर्डर क्रॉसिंग टाइम, और आप की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। ठीक है, फेमा को वैसे भी हम आगे भी पढ़ेंगे, अभी आप समझ लीजिए कि जितने भी फॉरेन ट्रेड होती है ना, तो यहाँ पर एक्सचेंज लिखा गया है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। एक्सचेंज का मतलब होता है कि सामने वाला क्या कर रहा है, सामने आपने क्या दिया, आपने सामने वाले को सामान दिया है और सामने से आपको क्या हो रही है, पेमेंट रिसीव हो रही है। सेम ये सिनारियो अपोजिट भी हो सकता है कि सामने से आपने क्या किया है, सामान खरीदा है और आपने उसको क्या की होगी, पेमेंट की होगी। इन सब का हिसाब किताब रखने में ये जो फॉरेन जो फेमा है ये आपको हेल्प करते हैं। और ये फेमा एकदम से नहीं बना, इससे पहले क्या था हमारे पास, फेरा था। फेरा थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि स्ट्रिक्ट था, रूड था, बट इसको रिप्लेस करके फेमा बनाया गया था 1999 में, और जो फेरा है 1973 में बना था। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, लास्ट पॉइंट इसी का ही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो, तो ट्रेंड इन द इंडियन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है जल्दी से समझते हैं, जो कि हमने ऑलमोस्ट इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। यस या नो? तो जब भी हम किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ लेन देन करते हैं, ध्यान से समझना, जब भी हम किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ लेन देन करते हैं, एक के बारे में बात नहीं की जा रही, काफ़ी सारे के साथ ट्रेडिंग होती है। अब मान लीजिए इंडिया का 12 कंट्री के साथ ट्रेड है। अब 12 की 12 कंट्री से या तो वो सामान लेता होगा या फिर सामान देता होगा या फिर दोनों काम करता होगा इंडिया, है ना? तो उन सभी की सभी चीज़ों का हिसाब किताब रखा जाता है एक साल का। जब एक साल की जो रिपोर्ट बनती है उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। क्या आप लोगों को ये पॉइंट याद आया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के दौरान हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, बेचना सामान। मैंने क्या किया है, फॉरेन कंट्री को सामान बेचा है। फॉर एग्जांपल फॉरेन कंट्री आप सभी हैं, ठीक है, आप सभी को मैंने सामान बेचा है, तो मेरी क्या हो रही है बेटा, इनकम हो रही है। मेरे पास क्या आएंगे, पैसे आएंगे, आप लोग मुझे पेमेंट भी करोगे। तो एक्सपोर्ट करने से क्या होता है, इनफ्लो होता है, पैसे आएंगे तो मेरी पॉकेट फिल हो जाएगी। अगर इन केस मैंने तुमसे कोई सामान खरीदा है तो मैं उसे क्या कहूँगी, फॉरेन कंट्री के फॉरेन ट्रेड के दौरान उसे मैं इंपोर्ट कहूँगी। और इंपोर्ट क्या है, तो मतलब कि आप लोगों से मैंने सामान खरीदा है तो मैंने क्या किया होगा, आपको पेमेंट की होगी। तो यहाँ पे आउटफ्लो हो रहा है तो मेरे बैलेंस माइनस में जा रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी गई है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द कंट्री रेफर टू द रिकॉर्ड ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिटवीन द
रेजिडेंट दैट मीन्स इंडिया के बारे में बात की जा रही है ऑफ दैट कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब मैंने तो भाई अपनी इंडिया कंट्री को इंक्लूड कर लिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूके का कोई पर्सन है, ठीक है, वो इंडिया के साथ बात कर रहे हैं, तो यूके का पर्सन यूके में रह रहा है, तो वहाँ का तो वो क्या हुआ बच्चे, रेजिडेंट हुआ है नहीं हुआ? यस एवरीवन। इसी तरीके से हर कंट्री के बारे में बात की जा रही है। जब भी कोई कंट्री किसी फॉरेन कंट्री किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड करेगी ना, और उस पर्टिकुलर पीरियड का स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन दैट मीन्स अक्सर 1 साल का होता है, वो उस दौरान जितनी भी ट्रेडिंग की गई है उसका हिसाब किताब रखना और ये बताना कि भाई कितना पैसा आया है कितना पैसा गया है, इसको ट्रैक किया जाता है बॉर्डर के दौरान। यस एवरीवन, समझ में आ रहा है? जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है कि भाई कंट्री के अंदर पैसा आ रहा है। पैसा कब आएगा? जब हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ है कि जब हम क्या कर रहे हैं, कोई भी सामान मंगवा रहे हैं, चाहे वो गुड्स है या सर्विसेज है, तो ऑब्वियस हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। यस, तो किस तरीके की ट्रांजेक्शन्स होती है? एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, इंपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। हम फॉरेन कंट्री में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और फॉरेन कंट्री से हमें गिफ्ट भी मिलते हैं और हम उन्हें गिफ्ट भी देते हैं। जैसे अक्सर जो पीएम होते हैं हमारे दौरे पर जाते हैं ना, कि हम अब इस देश में जा रहे हैं, अब उस देश में जा रहे हैं, तो वहाँ से उनको एक परक्यूजिट्स मिलता है, या फिर मैं कहूँ कि कोई भी गिफ्ट का अमाउंट या फिर कोई भी कुछ भी मिलता है, तो वो पूरे देश के लिए होता है, ठीक है। अब वो ये नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं मैं तो मेरे घर लेके जाऊँगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ें लिखी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड ऑल द रिसिप्ट एंड द पेमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। जितना भी पैसा हमारे पास आ रहा है, जितना भी हमने किसी को पेमेंट की है, उन सारी की सारी को रिकॉर्ड करते हैं। रिसिप्ट्स आर रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। रिसिप्ट क्या होती है? हमारी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होती है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड आपकी बैलेंसिंग पॉइंट बढ़ता है। आप लोगों को याद हो तो अकाउंट्स के अंदर +1 क्लास में हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे डबल एंट्री का सिस्टम लगता है। अगर एक जगह प्लस हो रही है तो दूसरी जगह आप लोगों को माइनस करने को मिलेगा। द बैलेंस ऑफ द पेमेंट प्रिपेयर रिफ्लेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अवर इकोनॉमिक इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दैट मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़ा ही क्यों जा रहा है कि भाई हमारी इकोनॉमिक कैसी है। हम फॉरेन कंट्री के साथ जब डीलिंग कर रहे हैं, क्या हम ज़्यादा पैसा रिसीव कर रहे हैं या फिर ज़्यादा पैसा हमें देना पड़ रहा है? यस, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर पैसा हमने ज़्यादा कमाया है, मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने एक्सपोर्ट किया है, तो हमने क्या किया होगा, इनफ्लो आया होगा, है ना, पैसा आया होगा तो क्रेडिट साइड नज़र आया होगा। क्रेडिट साइड नज़र आया हो तो दैट मीन्स इकोनॉमिक में ग्रोथ भी नज़र आएगी। अच्छा, इन केस अगर हमने इंपोर्ट ज़्यादा किए हैं, तो इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट का मतलब होता है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदा है, और ख़रीदा है तो हमने पेमेंट की है, और पेमेंट करना दैट मीन्स डेबिट साइड नज़र आएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि जब बैलेंस हमारा नेगेटिव होता है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमारे पास जितना भी रिजर्व होता है ना, हम ये कह सकते हैं पॉकेट मनी, सरकार की पॉकेट मनी, रिजर्व, ऑफिशियल रिजर्व बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? ऑफिशियल रिजर्व बोला जाता है। उस रिजर्व को हम क्या करेंगे, फिर यूज़ करेंगे। ये तो बिल्कुल बढ़िया बात है। अच्छा मैम, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, जो यहाँ पर ये सरप्लस बचा है, क्या ये ऑफिशियल रिजर्व को बढ़ाएगा या कम करेगा? ऑफिशियल रिजर्व को बढ़ाएगा। जब क्या हो रहा है, सरप्लस हो रही है। ध्यान रखना इस बात को। मीन्स की कहने का मतलब ये है कि जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस होगा, इन इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, तो या तो ऑफिशियल रिजर्व बढ़ेगा या फिर ऑफिशियल रिजर्व कम होगा। वो डिपेंड होता है कि भाई सरप्लस हुआ है तो ऑफिशियल रिजर्व बढ़ जाएगा, अगर डिफिसिट है तो ऑफिशियल रिजर्व कम हो जाएगा। तो यही चीज़ें मैंने आप लोगों को इन चार्ट्स, इन डायग्राम्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, व्हाट्स द मीनिंग, क्या होता है। सरप्लस दैट मीन्स आपके पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, और डिफिसिट दैट मीन्स आपसे पैसा बहुत ज़्यादा जा रहा है। इन सब का रिकॉर्ड हम यहाँ से भी करते हैं। करंट, इसके जो कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट के,
कंपोनेंट इसके 3 हैं। पहला क्या नजर आ रहा है आप लोगों को, करंट अकाउंट नजर आ रहा है। करंट अकाउंट में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होगी वो ऐसी ट्रांजेक्शन्स होगी जो कि आपकी विद इन 1 ईयर के अंदर ही सेट ऑफ हो रही है और फ्यूचर के क्लेम नहीं कर रही है, ना फ्यूचर की एसेट्स बढ़ा रही है ना फ्यूचर की लायबिलिटी बढ़ा रही है। कहने का मतलब ये है फ्यूचरिस्टिक क्लेम नहीं क्रिएट कर रही है आपके लिए। यहां पर केवल गुड्स एंड सर्विसेज की डीलिंग हो रही है, दैट्स इट, कुछ ज्यादा नहीं है। बट कैपिटल अकाउंट के बारे में बात की जाए तो दैट मीन्स जो फ्यूचरिस्टिक वर्क की जा रही है, या तो आपने किसी फॉरेन कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट की होगी, यस, या तो आपने किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट की होगी 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, ठीक है, या फिर आपने किसी फॉरेन कंट्री से पैसे उधार लिए होंगे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 12 साल के लिए। तो अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, बेटा ध्यान से सुनना, अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, क्या आप लोगों की एसेट्स क्रिएट हो रही है, क्या फ्यूचरिस्टिक वैल्यू जनरेट हुई? अगर आप लोगों ने लोन लिया है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लिया है, तो क्या आप लोगों को पेमेंट करनी पड़ेगी? लायबिलिटी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है? तो यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ रही है, यहाँ पे एसेट्स बढ़ रही है। तो कैपिटल अकाउंट में वो सारी ट्रांजेक्शन्स आती है जो कि आपकी फ्यूचरिस्टिक क्लेम करनी होती है आप लोगों को। ऑफिशियल रिजर्व का मतलब होता है जब आप लोगों का करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस नहीं होता है, तो वहां उसको बैलेंस करने के लिए अगर सरप्लस है तो ये ऑफिशियल रिजर्व का बैलेंस बढ़ जाएगा, अगर डिफिसिट है तो ऑफिशियल रिजर्व का बैलेंस, दैट मीन्स कहने का मतलब ये है सरकार की पॉकेट मनी घट जाएगी। ये सभी चीजें यही लिखी गई है। करंट अकाउंट रिकॉर्ड द रिसिप्ट एंड द पेमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ऑन द अकाउंट्स ऑफ द सच ट्रांजेक्शंस व्हिच डू नॉट इम्पैक्ट द assets and the liability state of the country. Current account transactions do not have raised the future claim. It's just goods services के बारे में बात की जा रही है। इनके ये कंपोनेंट है करंट अकाउंट के, कि जो करंट अकाउंट है वो इनके बेसिस पे बनता है। ओके, कैपिटल अकाउंट कैसा अकाउंट होता है जहां पर वो सारी ट्रांजेक्शन करने से मीन्स की रिकॉर्ड हम रिसिप्ट करते, पेमेंट करते, इन सभी ट्रांजेक्शन्स को जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमारी एसेट्स हमारी लायबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। दैट मीन्स हम फ्यूचर क्लेम के लिए मतलब फ्यूचरिस्टिक वर्क कर रहे हैं। वो फ्यूचरिस्टिक वर्क कैसे हो सकता है? या तो आपने बोरिंग की होगी, लोन लिया होगा, या फिर आपने इन्वेस्टमेंट की होगी। इन्वेस्टमेंट कैसी हो सकती है? डायरेक्ट भी हो सकती है, पोर्टफोलियो भी हो सकती है। आपकी बुक में इतना डिटेल में दिया तो नहीं हुआ था, बट आप लोगों को समझाने के लिए बता दिया मैंने। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज शो द चेंज इन द ऑफिशियल रिजर्व, हमेशा चेंज करके बताएगा। क्यों? क्योंकि जो भी अगर आप लोगों का बैलेंस क्या है पॉजिटिव आया तो आपका ऑफिशियल रिजर्व बढ़ा या नहीं बढ़ा? अच्छा, अगर आपका बैलेंस नेगेटिव आया तो ऑफिशियल घटा या नहीं घटा? तो आपका जो ऑफिशियल रिजर्व का बैलेंस है ना हमेशा चेंज होता है। क्यों? अगर बैलेंस क्या है डिसइक्विलिब्रियम में, पॉइंट में। ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस का मतलब क्या है? करंट अकाउंट सरप्लस, कैपिटल अकाउंट सरप्लस, दैट मीन्स ऑफिशियल रिजर्व क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और नेक्स्ट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट प्लस में कैपिटल अकाउंट डेफिसिट व्हेन द ऑफिशियल रिजर्व इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। गॉट इट? तो मैं अगर इसको और क्लियरिफाई करूँ तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम पे पॉइंट पे आते हैं। ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट तो या तो सरप्लस होती है या फिर डेफिसिट होती है। गॉट इट? अब इन्हीं को पढ़ना है और कुछ नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम क्या होती है? स्टक कहाँ पे होती है? जहाँ पे करंट बैलेंस और कैपिटल बैलेंस दोनों जीरो के बराबर होती है। ऑफिशियल रिजर्व का जो सेंट्रल बैंक का ऑफिशियल रिजर्व होता है उसकी कोई भी मूवमेंट नहीं होती। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट या तो शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम में है, डिसइक्विलिब्रियम में, या फिर लॉन्ग टर्म, मतलब कि छोटी मोटी बात की जा रही है। छोटी मोटी अगर कमी है तो आप उसको इजीली कवर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में बात की जा रही है तो दैट मीन्स आप अपनी हैवी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाए हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का या तो बैलेंस आपको सरप्लस मिलेगा या तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट मिलेगा। सरप्लस है तो लीडिंग द इंक्रीजिंग द ऑफिशियल रिजर्व, डेफिसिट है तो डिक्रीजिंग द ऑफिशियल रिजर्व, जो मैं अभी तक इतनी देर से समझा दिया रही थी।
मेथड क्या हो सकते हैं कि भाई आपकी जो ये कमी है ना, भाई देखो सिंपल सी बात है, ऑफिशियल रिजर्व का बढ़ना तो बिल्कुल परफेक्ट है, पर कम होना कभी भी किसी को मंजूर होता ही नहीं है। तो नहीं होता तो उसके लिए तो भाई काम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि आपके ऊपर ना डायरेक्ट कंट्रोल किया जा रहा है। सरकार को ये नजर आ रहा है कि भाई तुम ज़्यादा से ज़्यादा किसी फॉरेन कंट्री से मंगवाते जा रहे हो, कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देगी कि भाई तुम इतना सामान मंगवा सकते हो, इतनी क्वांटिटी मंगवा सकते हो। और ये एक के ऊपर नहीं, पूरे देश के ऊपर अप्लाई कर दिया, जितने भी प्रोड्यूसर हैं, कि भाई तुम किसी फॉरेन कंट्री से कोई भी कैपिटल गुड्स मंगवा रहे हो या फिर कोई कुछ भी मंगवा रहे हो, वो आप एक लिमिट तक मंगवाएंगे। फिस्कल पॉलिसी के कारण भी हमारे डिसइक्विलिब्रियम होते हैं, मतलब कि जो सरकार के, आप लोगों ने अगर आई थिंक 15 चैप्टर था, हाँ 15 चैप्टर्स के अंदर ही हमने डिस्कस की थी मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 15 ही चैप्टर था, बाकी क्रॉस चेक कर लेना, पर ये तीनों पॉलिसी हमने एक साथ की थी। उसमें क्या पड़ा था कि सरकार अपने खर्चों को इस तरीके से करे कि वो ज़्यादा तो खर्चा ना करे पर उनकी इनकम ज़्यादा जनरेट होनी चाहिए। मीन्स कि इम्प्लीमेंट द पॉलिसी टू रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, क्योंकि गवर्नमेंट अगर अपनी बजट के से ज़्यादा खर्चा कर देगी तो ऑब्वियस है, ज़्यादा खर्चा किया तो पैसा आएगा कहाँ से, उधार लेनी पड़ेगी, फॉरेन कंट्री से उधार लेनी पड़ेगी। तो सरकार को अपने ऊपर भी खुद भी लगाम करना पड़ेगा। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी कहा कि हम मॉनेटरी पॉलिसीज़ को ध्यान में रखेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है कि भाई मार्केट में पैसों की सप्लाई को ध्यान में रखना, क्रेडिट क्रिएशन कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, है ना, उनके बारे में बात की जा रही है। तो अगर ये नज़र आ रहा है लोग फॉरेन कंट्री से ज़्यादा सामान मंगवाते जा रहे हैं तो ऑब्वियस उनकी पॉकेट में ज़्यादा पैसा होगा, है ना। लोन आसानी से मिल रहा है या नहीं है, तो सरकार ने कहा कि भाई लोन को महंगा कर दो, रेट को बढ़ा दो। अगर रेट बढ़ेगी तो पैसा, लोन आसानी से नहीं मिलेगा, और पैसा आसानी से नहीं मिलेगा तो लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, और पैसा नहीं होगा तो सामान भी मंगवाना बंद कर देंगे। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस को ध्यान दिया गया और एक्सचेंज रेट को भी एडजस्ट किया गया, क्योंकि अब देखो वॉर के अकॉर्डिंग, ईरान और इजराइल के अंदर जो वॉर हो रहा है ना, उसके कारण जो है पेट्रोल के अंदर, गोल्ड के अंदर, बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो प्राइस है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया। अगर आप लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो जब हम पढ़ाते थे, जितना मुझे याद है, नवंबर 2025 के अंदर ना जो गोल्ड है आई थिंक 93-94,000 था। हाँ अगस्त के अंदर 93-94,000 था। पर आज अगर देखा जाए तो उसका प्राइस डबल होने वाला है। तो समझ पा रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब वॉर के कारण हर चीज़ इफेक्ट होती है। तो एक्सचेंज रेट का मतलब है जो प्राइस पहले जो सेट हो चुका था। अगर आप लोगों करते होगे तो पता होगा, जब भी आप सुनार की दुकान पे जाते तो वो कहते हैं कि या तो आज का रेट लगेगा या फिर जिस दिन आप सामान लेने के लिए आएंगे ना, पेमेंट करेंगे, उस दिन का रेट लगेगा। मान लीजिए अगर आपने 50,000 रुपये के हिसाब से गोल्ड को खरीदा, मीन्स कि 10 ग्राम जो सोना है वो 50,000 रुपये का है, और आज उसका रेट फॉर एग्जाम्पल 1,63,000 हो चुका है, तो ये तो आपके लिए नुकसान है। अगर आपने उसी टाइम पे फिक्स कर देते तो वहाँ पर क्या होता, आपको नुकसान होना बच जाता। अगर इन केस ये गोल्ड आपका 40,000 आ जाता है तो यहाँ पर आपका फ़ायदा है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो जो ये रेट है ना, ये रेट है, इस रेट को एडजस्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, फाइनेंशियल सपोर्ट करना। फाइनेंशियल सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। कैसे, कौन प्रोवाइड करेगा, इतने बड़े लेवल पे कौन प्रोवाइड करेगा आप लोगों को? हाँ जी, इतने बड़े लेवल पर आप लोगों को कौन प्रोवाइड करेगा? ऑब्वियस है, बड़ी बड़ी जो मेनी है, हमारे पास वर्ल्ड बैंक है या फिर हमारे पास इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, और एक और है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, जिसे हम वर्ल्ड बैंक ही कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो बीओपी की जितनी भी क्राइसिस होते हैं, जितनी भी डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट होते हैं, डिफिशिट होती है, उनको कवर करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए हमें ज़रूरी है इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना कि रेस्ट्रिक्शंस लगाए इंपोर्ट के ऊपर। फिस्कल पॉलिसी मतलब सरकार खुद के ऊपर भी कंट्रोल करे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, आरबीआई है, पैसों की सप्लाई मतलब प्रॉपर हो, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा कर दे बहुत कम कर दे, ठीक है, और रेट जो है वो भी एडजस्ट करके रखे। जितना भी सपोर्ट, अगर मान लीजिए चलो हो भी गया, क्राइसिस आ भी गए
या फिर मैं कहूँ कि डेफिसिट आ भी गई, तो क्या होगा, जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे जो फंड प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं ना, उनकी हम हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जाता है आपके पास कि एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। सिंपल सा है, जो अभी तक पढ़ा है ना कि भाई एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है, उसके रिगार्डिंग हमने पॉलिसी बनाई है। जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं वही है, कोई चेंज नहीं है, बस गो थ्रू करना है। फटाफट करते हैं जल्दी से। गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी बनाई गई है। क्यों बनाई गई है कि जितनी भी सामान को हम भेज रहे हैं, फॉरेन में सेल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर हम उनसे मंगवा रहे हैं, चाहे वो गुड्स है और सर्विस है, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए। अब देखो हर चीज़ बैलेंस में चलती है। अगर आप लोगों को याद हो बचपन में, एक तरफ मम्मी क्या करती थी, आप लोगों को डांटती थी, तो पापा क्या करते थे, प्यार करते थे। पापा डांटते थे तो मम्मी प्यार करती थी। तो दोनों चीज़ें बैलेंस में होती थी या नहीं होती थी? अगर एक ही पर्सन डांटता जाए तो आई थिंक आज के टाइम में आप उनसे बात भी नहीं करते होंगे। तो चीज़ें बैलेंस में ही चलती हैं। तो आपको रेगुलेट भी करनी है, आपको प्रमोट भी करनी है। ओके, और जितनी भी रूल एंड रेगुलेशंस है, गाइडेंस है, जो भी बनाई गई है, वो सरकार के द्वारा बनाई गई है कि भाई तुम लोग क्या कर सको, इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स कि जब आप फॉरेन कंट्री के साथ डीलिंग कर रहे हैं तो वो कंट्रोल में रहे, अपनी लिमिट के अंदर ही रहे। अगर हम फॉरेन कंट्री से ज़्यादा सामान मंगाने लगे तो यहाँ पे जो ऊपर हमने पढ़ा है ना डिफिसिट का पॉइंट है ना, ये आना शुरू हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सपोर्ट को ग्रोथ करना है। मीन्स कि सरकार ने क्या किया है, इकोनॉमिक को ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, एक्सपोर्ट को ग्रोथ करने के लिए काफ़ी सारी पॉलिसी बनाई, और उसके लिए आसान नहीं है, वही बात है। अब उसने क्या किया है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो सिंपल सी बात है, इसको पहले सामान बनाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल अरेंज करने पड़ेंगे, लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि भाई अपने देश को फ़ायदा हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो चीज़ें तभी मैं कह रही थी कि जो स्टार्टिंग में हम जो एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं ना, वो आपके पूरे चैप्टर में रेलिवेंट रहने वाले हैं। अच्छा, इकोनॉमिक को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि जीडीपी बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, इंडस्ट्री के अंदर वर्क आ रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा भी डेवलपमेंट हो जाएगा, हर चीज़ें डेवलप होने वाली है। टेक्नोलॉजी एंड एफिशिएंसी भी हमारी इंप्रूव हो रही है एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ द डिफरेंट कंट्री। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो अप्लाई करना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, जिस तरीके का प्रोडक्ट वो चाह रहे हैं हमें वही अप्लाई करना पड़ेगा। यस या नो? क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड आ गया है, ठीक है। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों को फायदा है। पहली बात तो कंज्यूमर को ये फायदा है कि उनको उस कंट्री के अंदर वो सामान इजीली अवेलेबल हो रहा है। प्रोड्यूसर को ये फायदा है कि भाई उनकी इनकम जनरेट हो रही है, उनका नाम बन रहा है, हमारे देश का भी नाम बन रहा है। दैट्स इट। अच्छा, इनके लिए ना एग्जिम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ना 3 स्पेशली डिपार्टमेंट है जो इनको अप्लाई करवाते हैं। एक तो जनरल प्रोविजंस होते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अलग अलग प्रोविजन बनाए गए, और उनको अप्लाई करने में ना हमारे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस है जो कि इनको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प कर रहे हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्रेंस एंड इंडस्ट्री है, डायरेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेन ट्रेड है, और रीजनल ऑफिस है, ठीक है। रीजनल ऑफिस देयर इज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेन ट्रेड। ये आपको हेल्प करती है किस में, कि जो एग्जिम पॉलिसीज को अप्लाई करने में। जनरल प्रोविजंस क्या है, ऑब्वियस है, एक लिमिट तक आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा कि आप फ्रीली एक्सपोर्ट कर सकते हो, फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हो। बट कुछ सामानों के लिए लिमिट लगाई गई है कि भाई आप इनको फ्रीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे देश की सिक्योरिटी या फिर मैं कहूँगी प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है कि उनकी चेकिंग करना। समझ में आया? तो फ्री एक्सपोर्ट एंड द इंपोर्ट को बढ़ावा दिया गया, बट कुछ चीज़ों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस अभी भी हैं, ठीक है। आप कंप्लायंसेस कर रहे हैं लॉज का, मीन्स कि जितने भी रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं, एक्सपोर्ट एक्ट है, कस्टम ड्यूटी एक्ट है, इंपोर्ट एक्ट है, ठीक है, इन सबको आप क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, ठीक है। फॉलो करने से क्या होगा कि आपकी पहली बात तो इमेज अच्छी बनेगी कि आपने हर साल क्या किया है, बेहतरीन तरीके से इन सभी चीज़ों को फॉलो करते आ रहे हैं, और दूसरा आप पेनल्टी से भी बच सकते हैं, ठीक है। इंटरप्रिटेशंस ऑफ द पॉलिसीज के बारे में अगर बात की जाए, मतलब कि इन केस अगर किसी भी तरीके की कंफ्यूजन है एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, इंपोर्ट के रिगार्डिंग, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेन ट्रेड इसी काम के लिए बैठे हैं कि भाई अगर पॉलिसी में चेंज करना है तो वो डेफिनेटली कर सकते हैं, उनके पास ये पूरा राइट है, ठीक है। और ये हमने पढ़ा है कि भाई इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड है, जिसकी जैसे हमने बताया आप लोगों को कि अगर आप लोगों को बाइक या फिर गाड़ी चलानी है तो आप लोगों के पास लाइसेंस होना चाहिए। गाड़ी चला रहे तो 4 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए, बाइक चला रहे तो 2 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए।
तो इस तरीके से एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करने के लिए भी आप लोगों के पास एक पर्टिकुलर नंबर होता है, जिससे आपकी आइडेंटिटी, आपके प्रोडक्ट की आइडेंटिटी, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी की आइडेंटिटी, आपने कितना क्वांटिटी को प्रोड्यूस किया है, कितना सामान भेज रहे हैं, किस कंट्री में भेज रहे हैं, क्या प्रोडक्ट है, हर तरीके की उस नंबर के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रेड विद द नेबरिंग कंट्रीज, नेबरिंग दैट मीन्स जो आसपास की जो हमारे पड़ोसी देश होते हैं उनके साथ अगर जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़े से रिलैक्सेशंस होते हैं, क्योंकि पड़ोसी देशों को थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कहते हैं ना कि जो मोहल्ले में होते हैं हम उन पड़ोसियों को जानते हैं और उनके लिए ईजिली थोड़ा बहुत काम भी कर देते हैं, है ना। तो सेम इस तरीके से कंट्री लेवल पे है, नेशनल लेवल पर है। इम्पोर्ट प्रोविजंस अंडर द एग्जीम पॉलिसीज, इम्पोर्ट प्रोविजंस क्या क्या है ध्यान से समझना, मोस्ट ऑफ आपके सिमिलर हैं एक्सपोर्ट प्रोविजंस के। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्चुअल यूजर कंडीशन होनी चाहिए, मीन्स कि जो भी सामान आप फॉरेन कंट्री से मंगवा रहे हो जरूरी है कि जिसने मंगवाया है, जिस भी पर्सन ने या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, वो सामान को यूज करे। ऐसा नहीं है कि उस सामान को किस पर्पज से मंगवाया है, कि मंगवाया बेचने के लिए, तो ऐसे तो भाई जो इंडिया के जो प्रोड्यूसर है वो कहाँ जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि इन केस अगर आपने कोई भी कैपिटल गुड्स मंगवाया, आपने कोई मशीन मंगवाई है, तो मशीन को मंगवा और उसको यूज करो। यूज करने से क्या होगा, आप प्रोडक्शन करेंगे, यस एवरीवन, प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे देश के अंदर क्या होने वाला है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन करने के लिए भी तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो हमारी रिपीट होंगी। दिस वन 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 के 6 पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। बट अगर ऐसा हुआ कि भाई इम्पोर्टर ने सामान मंगवाया और सामान मंगवाने के बाद क्या किया, वो सामान बेच दिया आगे जाके, तो अलाउड ही नहीं है। ओके। इंपोर्ट ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स को क्या नहीं करते, इंपोर्ट करने में रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है, बट कुछ एक लिमिट भी दी गई है कि हाँ आप कर सकते हो। क्योंकि भाई सेकेंड हैंड का मतलब ही क्या होता है कि वो आउटडेटेड मिलेगा, पुराना मिलेगा, कुछ ना कुछ घिसा पिटा मिलेगा, यस या नो। तो ऑब्वियस है फॉरेन कंट्री से सामान आ रहा है और वो भी आउटडेटेड आए तो उसका कोई फायदा थोड़ी ना है। तो यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है इसके ऊपर भी, बट एक वही बात है, अगर छोटी मोटी कुछ ही टाइम हुआ, जैसे कहते हैं ना कि हमने गाड़ी खरीदी है अभी तक तो केवल 2000 ही किलोमीटर चली है, कहते कोई बात नहीं है चल जाएगा, कुछ ऐसे ही इनमें होता है। सेकेंड हैंड गुड्स मतलब कि एक लिमिट है। सेकेंड हैंड गुड्स रेफर टू द गुड्स यूज्ड दैट वर द प्रीवियस ओनर और द यूज इन द अनदर कंट्री। एग्जाम्पल जैसे कि अगर बात की जाए, यूज्ड मशीनरी है, सेकेंड हैंड इक्विपमेंट है, कोई भी व्हीकल, यस। जनरली इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, सेकेंड हैंड गुड्स को इंपोर्ट करना रिस्ट्रिक्ट किया गया है, बट फिर भी कुछ स्पेशल परमिशन आपको लेनी पड़ती है और आप उसे अलाउड कर सकते हैं। रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया। फॉरेन कंट्री से गिफ्ट आते हैं या फिर मैं कहूँगी कोई अमाउंट आता है तो वो भी आप इजीली ले सकते हैं, मतलब रिसीव हो सकता है, कोई इतना कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता इसके ऊपर। बस ये है कि जो जनरल प्रोविजंस है ना वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पैसेंजर्स बैगेज का मतलब होता है कि जब भी कोई भी पैसेंजर ट्रैवल करने के लिए इंडिया में आ रहा है या फिर इंडिया से किसी फॉरेन कंट्री में जा रहा है, तो भाई अपने पर्सनली जो भी सामान होता है वो उस यूज़ करने वाले सामान को वो साथ में बैग में पैक करके लेके जा रहे हैं। तो वो जो हाउस होल्ड आइटम्स है ना वो इंपोर्ट करना या फिर इंपोर्ट ही होगी, ठीक है, आपने साथ लेकर आ रहा है तो क्या होने वाला है, वो अलाउड है, डेफिनेटली अलाउड है। Passenger travel to the Indias are allowed to bring the personal goods and the household items with them as the baggage. These goods are known as the passenger baggage. ये कुछ भी हो सकता है, जैसे पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो सकते हैं, हाउस होल्ड आइटम्स हो सकती है, क्लॉथ्स हो सकते हैं, पर्सनल एसेसरी हो सकती है, ये अलाउड है क्योंकि ये पर्सनल यूज़ के लिए, कमर्शियल के लिए अलाउड नहीं है, ठीक है। इम्पोर्ट फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन, दैट मीन्स आपने सामान मंगवाया ही उसके लिए कि भाई मैं उस सामान को, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मशीन का, आपने सामान मंगवाया, मशीन मंगवाई, मशीन का यूज़ करके आप क्या करने जा रहे हैं बेटा, प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। और उस प्रोडक्शन किया है और उस प्रोडक्शन करने के बाद आपके पास सामान अगर बच जाता है, नज़र नहीं आ रहा, अब नज़र आ रहा है, ये बेटे मशीनरी, ये है मशीनरी, मशीन का यूज़ किया आपने, सामान को प्रोड्यूस किया, प्रोडक्शन किया है, ठीक है। प्रोडक्शन करने के बाद फिर आप क्या कर रहे हो, फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे ये लिखा गया है, इंपोर्ट किया है, पहले तो सामान मंगवाया, किस लिए, कि मुझे क्या करना था, एक्सपोर्ट करना था,
प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन करने के बाद मुझे फॉरेन कंट्री के अंदर भेजना था। वो कैपिटल गुड्स, मशीनरी, कंपोनेंट, रॉ मटेरियल, ये सारे के सारे आप इजीली कर सकते हैं, अलाउड इट। ओके, तो मतलब कि कहने का ये है कि अगर आप पर्सनली किसी मशीन को मंगवा रहे हो, ठीक है, रीसेल पर्पज से मंगवा रहे हो, एक्चुअल यूज़र नहीं है तो वो अलाउड नहीं है, सॉरी एक्चुअल यूज़र है तो वो अलाउड है। आप सेलिंग पर्पज से मंगवा रहे हो, ट्रांसफरिंग पर्पज से मंगवा रहे हो, वहाँ पर आपको अलाउड किया नहीं गया है, उसको यूज़ करना है। एक्सपोर्ट के बारे में बात की जाए तो फ्रीली एक्सपोर्ट है, बट वही बात है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। ये पॉइंट इस सिमिलर है, कोई चेंज नहीं है। एक्सपोर्ट को एज अ आप सैंपल भेज सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए, जैसे अक्सर बच्चे क्या कहते हैं कि मैम ये PDF कैसे मिलेगी, प्रोसीजर बता दिया जाता है, और काफ़ी बार बच्चे कहते हैं कि मैम इसका सैंपल शेयर किया जा सकता है। तो टीम क्या करती है, आप लोगों को सैंपल भी शेयर करती है कि आप लोगों को तसल्ली हो जाए कि जैसे वीडियो में पढ़ाया जा रहा है वैसे ही एज इट इज़ आपको नोट्स मिलेंगे, कोई चेंज नहीं है नोट्स में। तो सैंपल किस लिए भेजा जाता है कि जो सामने वाली पार्टी है वो मतलब पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाए, फिर बड़ा ऑर्डर दे सके, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ द गिफ्ट, गिफ्ट को भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट लिमिट है कि भाई 1 लाख रुपए तक का ही होना चाहिए और उसके अंदर लाइसेंसिंग होनी चाहिए, मतलब आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। एक्सपोर्ट ऑफ द रिप्लेसमेंट गुड्स, इन केस ऑफ द डिफेक्टिव आइटम चली जाए, डैमेज आइटम चली जाए, आपने कोई नया सामान भेजा था और डिफेक्टिव हो जाए या फिर वो पुराना खराब कुछ भी ऐसा हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, उसको रिप्लेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सामान क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। मीन्स कि फॉरेन कंट्री से हमारे पास वापस आया, फिर दोबारा से हमने उसको ठीक करके भेज दिया। सेंड द रिप्लेसमेंट गुड्स विदाउट द एडिशनल कॉस्ट, आपको कोई कॉस्ट देने की जरूरत नहीं होती। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए स्पेसिफिकली एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसको सरकार के द्वारा ही चलाया जाता है। ओके, ये छोटी छोटी बातें थी जो अभी तक हमने की। इसी के साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मज़ेदार है, क्या कहता है कि रोल ऑफ द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम एग्जिम बैंक कहते हैं, जो कि 1982 में आया था। अब पता है इसका क्या काम है, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, एग्जिम बैंक। पहली बात तो ये समझो कब आया था, ये आया था बच्चे 1982 के अंदर आया था, जब नाबार्ड आया था। अब देखो नाबार्ड का मतलब क्या है, जो स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर के लिए। सिडबी बैंक क्या है, जो आपकी स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है ना, उनके लिए बनाया है। 16 यूनिट में हमने पढ़ा है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट, है ना, उसमें स्पेसिफिक बैंक भी है। इसी तरीके से यहाँ पे अब हम पढ़ रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिगार्डिंग, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिगार्डिंग के हमारा बैंक भी बनाया गया। मतलब कि सारी की सारी लेन देन कमी पेशी है वो इसके थ्रू होने वाली है, तो यहाँ पे इसका मेन काम यही है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया is a special financial institutions established by the government of India 1982 के अंदर to promote and support the Indian international trade। जब भी फंड की कमी नजर आएगी किसी भी एक्सपोर्टर को, किसी भी इंपोर्टर को, तो यहाँ पर एक्सपोर्टर को फंड की कमी कैसे नजर आएगी। क्वेश्चंस अगर मैं तुमसे पूछूं तो क्या होगा, ऑब्वियस है सामान को खरीदना भी तो पड़ेगा, प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल भी तो खरीदना पड़ेगा, इंपोर्टर को सामान मंगवाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो हर एरिया में पैसों की कमी भी पड़ जाए एक्सपोर्टर इंपोर्टर को, तो वहाँ पर ये जो बैंक होता है ना, आप लोगों को असिस्ट करता है कि हाँ तुम लोग इतना पैसा हमसे रेज कर सकते हो, गाइडेंस प्रोवाइड करता है, जितनी जो भी स्कीम आ रही है वो स्कीम आपके साथ शेयर करते हैं। गॉट इट, सिंपल सा है। फिनेंस, सर्विस एंड रिसर्च, पहले रिसर्च करेगा, सर्विसेज एंड देन फिनेंस की करेगा। ओके, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, चलो तो ये जो बेसिक पॉइंट है आप पढ़ना। फिनांस फंक्शंस ऑफ द एग्जिम बैंक क्या कहता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द एग्जिम बैंक इज प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एक्टिविटीज। जैसे कि आप लोगों को एग्जिम बैंक प्रोवाइडिंग द फिनांस फॉर द एक्सपोर्टिंग, मशीन आप लोगों को एक्सपोर्ट करनी है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आप लोगों को एक्सपोर्ट करने हैं, कंसल्टिंग सर्विसेज है, टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, तो हर एरिया के लिए आप लोगों को फंड प्रोवाइड करते हैं। या फिर आप लोगों ने किसी को सामान, आप लोगों ने सामान भेजा मंगवाया है, अभी किसी की पेमेंट करनी रहती है, या फिर किसी से सर्विस ली है तो पेमेंट करनी रहती है, तो पेमेंट करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एग्जिम बैंक का हेल्प ले सकते हो, सो सिंपल, ठीक है। सर्विस प्रोवाइड बाय द एग्जिम बैंक,
क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? पॉलिटिकल जितने भी रिस्क होते हैं, इकोनॉमिक के अंदर जो इनस्टेबिलिटी होती है वो भी बता सकते हैं, करेंसी के अंदर कितना फ्लक्चुएशंस आएगा वो भी बता सकते हैं, मार्केट में कितना कंपटीशन है, क्यों ऐसा कैसे पता लग रहा है। अब यहाँ पर देखो आपके दिल्ली के अंदर हर देश की क्या होती है बैंक, आप लोगों ने सुना होगा ओवरसीज बैंक होती हैं, हर कंट्री का अपना अपना स्पेसिफिक बैंक होता है, ठीक है, हर कंट्री के अंदर। अब जैसे एम्बेसीज का काम मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए इंडिया है, इंडिया की एक ब्रांच यूके के अंदर है, यूएसए के अंदर है, ठीक है, और कनाडा के अंदर है, और आपका रशिया के अंदर है, और आपका मतलब डिफरेंट जितनी भी कंट्री है, तो हमारी ब्रांच यहाँ पर होगी, हमारा बैंक यहाँ पर होगा, इंडियन बैंक। तो ऑब्वियस है हमें इस कंट्री की जानकारी होगी या नहीं होगी, अलग अलग कंट्रीज़ की, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली हमें गेट कर सकते हैं। एग्जिम बैंक यही काम करते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस फंक्शंस, रिसर्च वही, इनके मदद से, इस डाटा की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके की जिस भी तरह की इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, ठीक है, किसी भी मार्केट को पढ़ना है, किसी भी कंट्री के बारे में पढ़ाई करनी है, मतलब कि पढ़ाई इन द सेंस कि उसके बारे में डाटा कलेक्ट करना है कि क्या चल रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे कोई चीज़ में कन्वर्जन हो रहा है, क्या पॉलिसीज़ नहीं यहाँ पर अप्लाई हो रही है, ठीक है, तो वो हम वहाँ से पता लगा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 क्या कहता है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये आगे भी आएगा, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको क्या कहना चाह रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट पता है बच्चे क्या है कि जब फॉरेन की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती थी ना, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें पेमेंट मिल रही है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें पेमेंट करनी पड़ रही है, इन सब का जो लेखा जोखा है ना, संभालने का काम देखो बुक्स ऑफ अकाउंट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो रिकॉर्ड की जाती है, उसके रिगार्डिंग जितनी भी टर्म कंडीशंस होती है, रूल रेगुलेशन होती है जो सरकार बनाती है ना, और उसको हैंड ओवर किया गया है फेमा को। बट फेमा के आने से पहले क्या कोई फॉरेन ट्रांजेक्शन्स नहीं हुई थी? डेफिनेटली हुई थी। इससे पहले हमारे पास फेरा था, फेरा इन द सेंस फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, 1973 में आया था ये। ये बहुत ज़्यादा रूड था, अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा पनिशेबल था। अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो सीधा पेनल्टी की बजाय आप लोगों को पनिश किया जाता था, आप लोगों को इम्प्रिजनमेंट की सज़ा, जो कहते हैं ना कि जेल में जाने की सज़ा, वो यहाँ पर होती थी। बट फेमा के अंदर थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया कि पहले आप लोगों को नोटिस दिया जाएगा, नोटिस देने के बाद आप लोगों के ऊपर पेनल्टी अप्लाई की जाएगी, और पेनल्टी भी नहीं भरते हो तो फिर उसके बाद इम्प्रिजनमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। पर फेरा के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, फेमा थोड़ा सा रिलैक्स है, फेरा नहीं था, तो इसलिए फेरा को रिमूव किया गया और फेमा को लाया गया, ठीक है। फेमा इज अ लॉ दैट रेगुलेट द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस एंड द प्रमोट द स्मूथ इंटरनेशनल ट्रेड एंड द पेमेंट इन इंडिया। फीचर्स क्या है? ट्रांसपेरेंट लॉ है। ट्रांसपेरेंट दैट मीन्स कि जो चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही है ना सामने, वो एज इट इज़ मुझे भी नज़र आ रही है, वो उधर भी नज़र आ रही है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक सिचुएशंस वेयर द परमिशंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड। कहने का मतलब ये है कि जो फेरा के कंपैरिजन में अगर बात की जाए, जो फेमा है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट था, टू बी क्लियर था, कंफ्यूजन बहुत कम थी। अगर परमिशन लेने की जरूरत होती थी, स्पेसिफिक सिचुएशन होती थी जहाँ पर हम सरकार की या फिर मैं कहूँगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन लेते थे। हमारे यहाँ पर दो तरीके की ट्रांजेक्शन्स होती है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। क्या आप लोगों को समझ में आई थी जब मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट में समझाई थी? ये वही है। अच्छा, फेरा और फेमा के बीच में डिफरेंस के बारे में बात की जाए तो ये आप एक्ट के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं कि ये 73 में आया था, ये 1999 में आया था, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और जो इसका ऑब्जेक्टिव था ये कंजर्व फॉरेन एक्सचेंज, दैट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज को जस्ट कंजर्व करने का काम करता था। बट यहाँ पर ट्रेड के साथ साथ हमें अदर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की गई थी। ये क्रिमिनल लॉ माना जाता था क्योंकि यहाँ पर जो होगा सज़ा होती थी, बट यहाँ पे सिविल लॉ है, आप लोगों की एक प्रोसेस दी जाती है, ठीक है। रेगुलेशंस एंड द रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा टाइट थे, यहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, ओके। अच्छा, रेगुलेशंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज अंडर द फेमा, क्या क्या चीज़ें रेगुलेट की जाती है? नाम से ही हो रहा है,
एक्सचेंज का मतलब यही है कि जितनी भी आप डीलिंग कर रहे हो, एक्सपोर्ट इंपोर्टिंग हो रही है, तो पेमेंट करना या फिर पेमेंट मिलेगी, उनको संभालने के बारे में बात की जा रही है। और वो संभालना कोई ऐसे वैसा कोई पर्सन नहीं होगा, उसको संभालने के लिए एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, एक ऑथराइज्ड पर्सन ही है जो उसको संभालेगा। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स कैन ओनली बी कैरिड आउट थ्रू देयर इज अ ऑथराइज्ड पर्सन सच एज द ऑथराइज्ड डीलर, बैंक या फिर मनी चेंजर होल्डिंग फॉरेन एक्सचेंज एंड द फॉरेन प्रॉपर्टी। फेमा के पास ये भी राइट है, ईजिली वो क्या कर सकती है, फॉरेन कंट्री के अंदर किसी भी पर्सन की या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी प्रॉपर्टी है या फिर कोई भी होल्डिंग है, चाहे वो सिक्योरिटी में हो, पैसा में हो या फिर कुछ भी चीज़ में हो, तो ये इसको होल्ड ईजिली कर सकती है फेमा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज अंडर द फेमा, आप गुड्स एंड सर्विसेज को ईजिली एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्टर मस्ट बी डिक्लेयर द करेक्ट वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। देखो ये पता है इतने रूल रेगुलेशंस क्यों हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा फ्रॉड होने स्टार्ट हो गए थे कि लोग अपने जितना हम, जैसे मैं ये कहूँ कि मैंने कहा कि मैंने 1 करोड़ की एक्चुअल में सेल की है, बट मैंने क्या दिखाया भाई, मेरी तो 60 लाख की सेल हुई है। 40 क्यों लुकोए भाई, मैंने क्यों छुपाए मैंने, क्योंकि सरकार से बचने के लिए, सरकार के टैक्स से बचने के लिए। तो इस तरीके की जो इवेजन्स होती हैं ना, वो अक्सर लोग करते थे, और उससे बचने के लिए, उसे कम करने के लिए सरकार ने एक्ट्स बनाए गए, काफ़ी सारे लेवल्स बनाए गए। ठीक है, realizations and the reputations of the foreign exchange if the person in the India earn the foreign exchange from the abroad। अगर इंडिया का पर्सन है, फॉरेन से कोई इनकम कमा रहा है, तो उसे रियलाइज़ किया जाए कि इसे हम यूज़ कर सकते हैं, पेमेंटिंग हो सकती है और इसकी हम इंडिया की करेंसी में कन्वर्जन ईजिली कर सकते हैं। समझ में आया? तो सिंपल पॉइंट्स थे, बाकी अदर सब्जेक्ट्स के भी हमने सिलेबस कवर किया हुआ है, सो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्या क्या आए हुए हैं, रोल ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, इकोनॉमिक की जो प्रॉस्पेरिटी है उसमें किस तरीके से रोल अदा करती है, दिसंबर लास्ट सेमेस्टर्स में आया है। ठीक है, जून 2024 में कैसे आए, दिसंबर 2023 में कैसे आए, देख सकते हैं। चैप्टर हो जाता है यहाँ पे हमारा फिनिश। सो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, यूनिट नंबर 19। ऑलमोस्ट हमारी यूनिट्स कवर हो चुकी हैं। सो जब चैनल पर विजिट करेंगे तो देख पा रहे होंगे, तो धीरे धीरे करके वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप डेफिनेटली हमें बोल सकते हैं, और कोई सजेशन है डेफिनेटली वो भी दे सकते हैं।